नमस्कार दोस्तों, मैं RSD। आज का मेरा विषय है राजद्रोह। जैसा कि आपको पता है कि जस्टिस जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस NV रमणा, उनके बेंच ने ये कहा कि भाई आज़ादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह जैसे कानून के रखने का क्या मतलब है, इसको हटा क्यों नहीं दिया जाता है। उनके इन सवालों के द्वारा सरकार को सूचित करने का प्रयास किया गया कि क्यों आप इस कानून को अभी तक बना के रखे हुए हैं, इसको आप हटा क्यों नहीं देते हैं। तब दोस्तों राजद्रोह जैसे कानूनों पे एक भारत में एक विमर्श का माहौल बन गया है। चारों तरफ राजद्रोह के मसले को लेके काफ़ी वाद विवाद हो रहे हैं। इसी विषय को लेके हम कुछ राजद्रोह के संदर्भ में कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहते हैं। देखते हैं राजद्रोह का मतलब क्या होता है। तो केवल राजद्रोह को ही नहीं समझना है, राजद्रोह और देशद्रोह में हमको अंतर भी समझना होगा। ऐसा तो नहीं कि आप राजद्रोह और देशद्रोह को एक ही समझ लेते हैं। इन दोनों बातों को समझेंगे और फिर राजद्रोह कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये तो आज़ादी से पहले की चीज़ है, ठीक है, और उसके बाद भी भारत में इस कानून को बनाए रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। हम लोग जिस मॉडल पे समझेंगे वो होगा वाद, प्रतिवाद और संवाद के मॉडल पे समझेंगे। कोई भी विचार जब आपके समाज में स्थापित होता है तो वो एक तरह का वाद होता है, नहीं, और जब आप उस पर विवाद करते हैं, ठीक है, उसी को हम प्रतिवाद कहते हैं। और वाद और प्रतिवाद के संघर्ष से जो चीज़ें जो हल निकलता है उसे संवाद कहते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से राजद्रोह को। लेकिन सबसे पहले हम राजद्रोह और देशद्रोह का मतलब समझ लें। हमको तो समझना राजद्रोह ही है, नहीं, लेकिन राजद्रोह और देशद्रोह का मतलब क्या है वो पहले समझते हैं। पहले हम राजद्रोह का मतलब समझते हैं। राजद्रोह, तो अगर आप राजद्रोह शब्द को देखें तो इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, राज और द्रोह में, जिसका मतलब हो जाएगा राजा के विचारों से बैर भाव रखना। बैर भाव, सिर्फ अगर आप राजा के विचार से बैर भाव रखते हैं उतने ही में ये अपने आप में राजद्रोह हो जाता है। राजद्रोह के जो शाब्दिक डिफिनेशन है, शाब्दिक अर्थ है, उसके आधार पे तो केवल सरकार, अगर वर्तमान में देखें तो केवल सरकार के विचारों से अगर आप असहमति व्यक्त कर देते हैं तो उतने में ही ये सेल्फ जो है राजद्रोह हो जाएगा, अपने आप में एक राजद्रोह हो जाएगा। ऐसा ये कानून है राजद्रोह। लेकिन जब आप देशद्रोह की बात करते हैं तो देशद्रोह का मसला अलग है। आपको देश के प्रति कोई बैर भाव वाला बात कर देते हैं, जैसे आप आतंकवाद का समर्थन कर देते हैं, नहीं, सांप्रदायिकता का समर्थन कर देते हैं, नहीं, उसके अलावा अलगाववाद की बात करते हैं, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करते हैं, तो इतने मैटर अगर आप देश के लिए आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस तरह का विचार रखते हैं तो वो देशद्रोह हो जाएगा। तो देशद्रोह और राजद्रोह में ये फर्क है, नहीं, तो हमको ये सूक्ष्म जो फर्क है देशद्रोह और राजद्रोह में ये समझना जरूरी था। तो देशद्रोह है, इससे आप कोई समझौता नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप जो है, जहां तक राजद्रोह की बात है ये डिस्कस करना है। देशद्रोह तो देशद्रोह है और राजद्रोह है। तो राजद्रोह का कानून कैसे बना? ठीक है, मैकाले ने 1837 में इसका मसौदा तैयार किया। भारत में 1860 ईस्वी में दंड संहिता भी बना,
लेकिन 1870 ईस्वी में इस कानून को, राजद्रोह कानून को, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके विचारों, उनके संघर्ष को दबाने के लिए राजद्रोह जैसे कानून बनाए गए, जिसका मतलब था कि आप सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का भी विचार रखते हैं तो वो एक तरह का राजद्रोह होगा। उसके हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। और जो दंड संहिता है, जो 1860 में दंड संहिता बना था, उसमें इसको 124 ए में जोड़ा गया, दंड संहिता की धारा 124 ए में, और जोड़ के उसमें लगभग 3 साल या उम्र कैद तक का प्रावधान कर दिया, उसके साथ साथ कुछ जुर्माना का भी। अब सवाल है कि ठीक है, ब्रिटिश कंपनी ने आज़ादी से पहले इस तरह की चीज़ें 1870 के अंदर आप मान के चलिए कि लागू हुई, जिसे आप अब तक भारत के अंदर लागू किए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी आज़ादी के बाद कहा था कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं है। तो हम ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वाकई राजद्रोह के कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, है ना। तो एक दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में, एक परिपक्व लोकतंत्र में, हम सरकार के खिलाफ या सरकार के विचारों के खिलाफ हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसे राजद्रोह के तौर पे इस्तेमाल कर देंगे, उसका मिसयूज कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में लगता है कि सरकार इसका चूंकि मिसयूज कर रही है, इस कारण ऐसी चीज़ों को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन किसी चीज़ को समाप्त कर देना, खारिज कर देना कोई समस्या का समाधान तो नहीं है। नहीं, वाद के तौर पे तो कानून स्थापित है, लेकिन प्रतिवाद के तौर पे कि समस्या का समाधान इसको खारिज कर देने में है, ऐसा तो नहीं है कि हर समस्या का समाधान हम खारिज करके ही करें। जब आप दुरुपयोग शब्द का प्रयोग करते हैं, ये अपने आप में ये बात साबित कर देता है कि कुछ ना कुछ इस कानून का उपयोग भी है। नहीं तो हम केवल दुरुपयोग अगर रोक दे तो राजद्रोह कानून कोई खराब चीज़ नहीं है। क्योंकि आज जैसे जैसे हम आधुनिकता के दौर से गुजर रहे हैं, वैसे वैसे देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौतियां भी खड़ी होती जा रही हैं नई नई प्रकार की। ठीक है, अगर आप राजद्रोह कानून को देखेंगे तो आतंकवाद से, सांप्रदायिकता से निपटने के लिए बहुत ही कारगर है। देश में जो सरकारें चल रही हैं उसके खिलाफ कोई अगर हिंसक तरीके से तख्ता पलट करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए ये कानून सही है। नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग जो हो जाता है कि मान लीजिए अगर आप ताश खेल रहे हैं किसी चौक चौराहे पर बैठ के, तो अब वो आप पे राजद्रोह का कानून लगा दिया जाए, है ना। सरकार कोई नीति बनाती है, उसके खिलाफ हम 2 लाइन बोल देते हैं तो सरकार आप पे राजद्रोह का कानून लागू कर दे और आपको सजा, ये इस तरह की चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। तो कभी कभी सरकारों के दुरुपयोग की वजह से ऐसा लगता है कि ख़त्म कर देना चाहिए। और ये सब राजद्रोह कानून ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्टिकल 19 में 19(1) में जो आपको वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है वो कहीं ना कहीं इसको बाधित करती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि 19(1) में अगर वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर आपको दी गई है तो 19(2) में युक्तियुक्त निर्बंधन की भी बात की गई है। ठीक है, उसके बाद भी राजद्रोह का मसला, चूंकि दंड संहिता में ये स्पष्ट नहीं है कि भाई सरकार के जो संवैधानिक तौर से जो स्थापित सरकार है उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो राजद्रोह होगा। और सरकार की आलोचना करने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कहाँ तक वो चीज़ें हैं, उसका कोई दायरा नहीं है। इस कारण से बहुत मुश्किल हो जाता है कि सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर सकती है इस मसले में। इस कारण से सरकार के लिए इस कानून का दुरुपयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही राजद्रोह कानून अस्पष्ट तरीके से हमारे सामने है। ठीक है, तो इसकी अस्पष्टता तो कम से कम होनी चाहिए, वो भी नहीं है। इस कारण से इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एक तरीके से देखें तो इसका उपयोग ये हो सकता है कि इससे हम आतंकवाद से, है ना, सांप्रदायिकता से, इससे हम निपट सकते हैं। ठीक है, लेकिन राजद्रोह का मतलब अगर सरकार की आलोचना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आलोचना होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, अगर आप शोएब अख्तर बॉलिंग करता है तो हम शोएब अख्तर की अच्छी बॉलिंग पे ताली बजा सकते हैं, ये कोई राजद्रोह नहीं है।
लेकिन आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे तो हो सकता है कि इसके लिए आप पे राजद्रोह का कानून लग जाए। नहीं, तो हमको ये दायरा बनाना पड़ेगा कि हम किसको राजद्रोह में रखें और किसको नहीं रखें। केदारनाथ बनाम बिहार मामला जो आज़ादी के बाद पहला ऐसा मामला था 1962 के अंदर, जो जिसमें जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसमें उसने कहा था कि जो राजद्रोह का कानून है वो उसने सीधे कहा कि खत्म नहीं होना चाहिए, है ना, इसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। ये होना इसलिए जरूरी है कि अगर किसी प्रकार का हिंसक तरीके से अगर सरकार की तख्ता पलट करने का कुछ वर्ग प्रयास करता है तो निश्चित रूप से राजद्रोह कानून उस चीज़ों को, ऐसी हरकतों को निपटने में सक्षम है। ठीक है, तो उसने तो केदारनाथ मामले में, केदारनाथ बनाम बिहार मामले में तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसका बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट था और क्लियर कट बात थी कि ये खत्म नहीं करना है, बस इससे बचना है कि इसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन आज जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने जो कहा कि ये क्यों अभी तक है 70 सालों तक, इसको हटा क्यों नहीं दिया जाता है, ये तो आज़ादी से पहले की चीज़ है, आज़ादी के बाद इस कानून का क्या मसला है। लेकिन आज़ादी के बाद क्या भारत के अंदर अलगाववाद की समस्या खत्म हो गई है? क्या आज़ादी के बाद भारत के अंदर आतंकवाद जैसी समस्या खत्म हो गई है? क्या भारत में नक्सलवाद जैसी समस्या खत्म हो गई है? ये समस्या खत्म तो नहीं हुई है। तो हर हाल में समस्या का समाधान खारिज कर देने में नहीं है। ज़्यादा बढ़िया होगा कि निष्कर्षतः ज़्यादा बढ़िया ये होगा कि इसके दुरुपयोग से, है ना, सरकार को इसके दुरुपयोग नहीं करने चाहिए, है ना, इस कानून के दुरुपयोग से सरकार को बचना चाहिए। ठीक है, अब आमतौर पे मान लीजिए कि झारखंड की जनजाति है, आप उसको उसके ज़मीन से विस्थापित करते हैं और वही जनजाति अगर आपको कहे कि हमको आप विस्थापित क्यों कर दिया, इस तरह का कानून आप क्यों लाए, तो आप उस जनजातियों पे अगर आप राजद्रोह का कानून लगाते हैं तो इस तरह के जो मसले हैं ये कहीं ना कहीं राजद्रोह कानून का दुरुपयोग को इंगित करता है। जो इस तरह के दुरुपयोग से बचने के लिए चीफ जस्टिस ने इस तरह की बात सामने रखी है कि भाई ये कब तक रहेगा, है ना, इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ख़त्म करने के बाद नई समस्या न क्रिएट हो जाए। इस कारण से संवाद जो है वो क्या है ये समझना है, प्रतिवाद ये करना है कि क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। संवाद ये है कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि राजद्रोह जो है, राजद्रोह जो कानून है, यानी जैसे आपको कोई तोप दे देता है ना, देश की रक्षा करने के लिए, तो आप पता चलता है कि देश की रक्षा करने की जगह पे उस तोप से चूहे मारने लगते हैं, है ना, तब समस्या होती है। तो इस राजद्रोह कानून का जिस वजह से ये आया है, अगर जिस वजह से भारत में रखा गया है, उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल इसको ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका दुरुपयोग ही करेंगे बार बार तो ये एक दृष्टिकोण से ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि राजद्रोह सरकार के खिलाफ बोलना है, और सरकार के खिलाफ बोलना कभी कभी राष्ट्रभक्ति भी हो सकता है। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति एक अलग मसला है। और क्योंकि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, राज्य और देश सरकारों से चलती है, संविधान से चलती है, लेकिन राष्ट्र और देश तो एक भाव है, एक भावना है, नहीं। और वो भाव, वो भावना अगर इस सब कानूनों से आहत होती है तो बड़ी समस्या है। राजद्रोह अपने आप में राष्ट्रभक्ति का भी सूचक हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार निरंकुश हो जाती है, अगर सरकार किसी प्रकार के कुछ ऐसे कदम उठाती है जो राष्ट्र हित में ना हो, तो उसके लिए राजद्रोह करना कहीं से भी कोई गलत नहीं है। राजद्रोह, सरकार की आलोचना अगर हम उसकी गलत नीतियों की वजह से करते हैं तो ये अपने आप में राजद्रोह नहीं, राष्ट्रभक्ति भी हो सकता है, देशभक्ति भी हो सकती है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये कब तक की सरकारें हैं? ये इससे पहले सरकारें आई, ये अभी वर्तमान में सरकारें हैं, आगे भी सरकारें रहेंगी, है ना, ये तो आती जाती रहेंगी। केवल इन सरकारों के दुरुपयोग की वजह से इन सब चीज़ों को हम हटा दें, ये सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं राजद्रोह, या राजद्रोह जिसे आप कहते हैं टेक्निकली कि सरकार के खिलाफ विचार रखना, सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के नीतियों के खिलाफ जाके बोलना राजद्रोह है, तो ये कभी किसी कालखंड में आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं इस तरह के विचार भारतीय लोकतंत्र के
मजबूती के लिए भी जरूरी है और इस तरह के विचार आने वाले दिनों में भारत के राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का भी द्योतक हो सकता है। और जो भारत के राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का द्योतक और भारतीय लोकतंत्र के को परिपक्व बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, उसको राजद्रोह के अंतर्गत रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर विचार करना होगा सरकार को कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग न करें। ठीक है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से अगर हम कहें तो राजद्रोह कानून के खारिज करने के हम खिलाफ नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इसके दुरुपयोग होता है तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, है ना। इस पे विचार होनी चाहिए, इसका क्या समाधान होगा, क्या फुल स्टॉप समाधान होगा, है ना, ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज के इस विषय पर डिस्कस करने से निश्चित रूप से कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। हम चाहेंगे कि आप इस आधार पर अपने संज्ञान को और बढ़ा सकते हैं और उसमें समृद्धि कर सकते हैं और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।